Hi guys, you are most welcome in Bharat Sir Biology channel. In previous lecture, we discussed about what is cell, history of cells, discovery of cells, cell theories, prokaryotic cells and eukaryotic cells. Today we will discuss about structure of cell, parts of the cell, different types of cell organelles and their functions. Let's now तो आज हम लोग सीधे सीधे टॉपिक पे चलते हैं कि कोशिका जो क्या है और कोशिका की जो संरचना है, कोशिका की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, कोशिका के विभिन्न भागों से हमको और उसके फंक्शन, उसके कार्य से हमें अवगत होना बहुत आवश्यक है। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि लाइट माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 300 से लगभग 2000 गुना तक बड़ा करके हम किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन जब इनॉल एंड रस्का, एम नॉल यानी मैक्स नॉल और अर्श रस्का ने 1931 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, तो उसके बाद जब उसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया गया, इनके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बड़े स्पष्ट रूप से देखा गया और 1 लाख से 5 लाख गुना बड़ा करके हमने उसको देखा। तो अभी जो ये तस्वीर है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, पादप कोशिका कैसे दिखते हैं। तो इस रचना को देखें तो ये एनिमल सेल है, जबकि ये प्लांट सेल है। दिखने से स्पष्ट लगता है कि प्लांट सेल एक स्पेसिफिक शेप लिए हुए हार्डनिंग पार्ट है, आउटर मोस्ट बाउंड्री वाला उसके हार्ड है। तो जरा ये देखें तो इस तरह से ये एनिमल सेल है। आउटर मोस्ट जो पार्ट है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें माइक्रोविलाई निकले हुए हैं। ये लाइसोसोम है, ये इसके गोल्गी एपरेटस है जिसको गोल्गी बॉडी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये रफ हो जाते हैं, इसलिए इसको RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये SER जिसपे राइबोसोम्स नहीं है, वो चिकनी अंतःपदक जालिका होते हैं। SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस है जो सेंटर में है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर थ्रेड लाइक धागा के समान एक रचना पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये इसके अंदर ये जीव द्रव्य है। अब हम लोग बात करें तो ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में एक आउटर मोस्ट वॉल जो है इसके सेलुलोज के बने होते हैं, इसको हम लोग सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। ये एनिमल सेल में नहीं थे, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल ढके होते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम्स हैं, गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, हाँ न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स है, ये सब कुछ इसमें भी है। ये इसके यहाँ ये न्यूक्लियस है। तो हमने देखा, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे यहाँ एक सेंट्रोसोम है जो एनिमल सेल में है, सेंट्रोसोम, लेकिन ये प्लांट सेल में नहीं है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स के पार्ट हैं। ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं है। ये वैक्यूल्स, वैक्यूल्स रिक्तिका, ये एनिमल सेल में नहीं है होते, जबकि प्लांट सेल में होते हैं। तो ये दिस फिगर इज अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप से बस इसी हिसाब की ये रचना दिखाई पड़ती थी, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती थी।
लाइट माइक्रोस्कोप से, क्योंकि उसके मैग्नीफाइंग पावर कम है तो स्पष्ट नहीं दिखते थे, लेकिन ये सेल के डिफरेंट पार्ट्स और उसके सेल ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर छोटी छोटी जो रचनाएं हैं बहुत अति महत्वपूर्ण है, जो सेल के अंदर बहुत से फंक्शंस को करते हैं। तो ये स्पष्ट माइक्रो, ये आपको बनाने का अभ्यास बच्चों होना चाहिए फ्रेंड्स। ये एनिमल सेल है बिल्कुल इस तरह से, और ये प्लांट सेल है, इसको आप प्रैक्टिस भी करेंगे और इसे आप बना भी लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग सेल के डिफरेंट पार्ट्स जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म आते हैं और न्यूक्लियस आते हैं। साइटोप्लाज्म में भी बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये होते हैं और इनके एक एक करके इनके फंक्शन को जानना बहुत जरूरी है। और ये बोर्ड के व्यूज से भी और साथ साथ कंपैरेटिव पॉइंट से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? ये सबसे बाहरी झिल्ली थी, ये कोशिका के आउटर मोस्ट पार्ट था, आउटर मोस्ट ये पार्ट था और ये पूरे साइटोप्लाज्म को घेरे हुए था। यानी एक यह सीमित झिल्ली, एक लिमिटेड मेम्ब्रेन का काम करता है। ये क्या करता है? लिमिटेड मेम्ब्रेन, एक यह सीमित झिल्ली का कार्य करता है। दूसरी चीज, आपने देखा कि आपके घर के बाहर अगर बाउंड्री वाल है तो घर का एक रूपरेखा तय होता, दिखने में अच्छा लगता है। उसी तरह से इट प्रोवाइड द शेप फॉर सेल, ये शेप प्रोवाइड शेप फॉर सेल, सेल को यह शेप प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से घिरा हुआ है उसी हिसाब से इसका मतलब है ये इट मेंटेन द डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप, ये एक डेफिनिट शेप जो है हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण सेल का बनता है। इसके बाद कह रहा है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है, यांत्रिक मदद करता है, यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल्स, यानी सेल को यह यांत्रिक सहायता मदद प्रदान करता है। इसके अलावा इससे दूसरे, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद दूसरे सेल जुड़े होते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पदार्थों का एक्सचेंज भी होता है, लेकिन इसमें एक खास चीज है कि एक खास वस्तु को ही आने जाने देता है, इसलिए इसको कहा गया है यह सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। चयनित पारगम्यता इसमें होती है, यानी स्पेसिफिक चीजों को यह कुछ खास वस्तु को अपने से आर पार जाने देते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल में सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई का भी निर्माण होता है। इन एनिमल सेल फ्लैजिला, सीलिया, माइक्रोविलाई ओरिजिनेट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सभी कार्य हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखा कि एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, सीमित पारगम्यता यानी किसी खास वस्तु को अपने आने जाने देता है, और जंतु कोशिका में फ्लैजिला, सीलिया और माइक्रोविलाई का निर्माण होता है। तो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा। अब हम लोग आगे बात करते, इसे नोट कर लेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म। अब क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा गया था, एक था
साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और दूसरा न्यूक्लियस। तो अब हम लोग बात करें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो द्रव होते हैं उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य के पहले जो एक और ही महत्वपूर्ण चीज है हमको, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा कि ये एनिमल सेल में होते हैं, जबकि प्लांट सेल के आउटर मोस्ट वॉल में हमने क्या देखा, तो सेल वॉल देखा। तो पहले सेल वॉल की चर्चा कर ले। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल क्या है, तो इन प्लांट सेल द आउटर मोस्ट कवरिंग इज हार्डन देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज की बनी हुई हमने देखा था कि ये एक हार्ड कवरिंग जो है बना हुआ था, ये क्या है, तो ये सेल वॉल है। ये क्या है, सेल वॉल है। तो ये स्पेशली प्लांट सेल में पादप कोशिका में चारों ओर से एक आवरण, कड़े आवरण जो सेलुलोज की होती है, घिरी होती है, और ये केवल पादप कोशिका में होती है। और ये सेल वॉल प्लाज्मा के ऊपर की ये झिल्ली होती है। तो इसका क्या कार्य है, तो ये भी इट प्रोवाइड्स, ये भी डिफिनिट शेप देते हैं इसको, सेल को डेफिनिट शेप, एक निश्चित आकार जो है सेल को देते हैं। खास करके इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल। यह पादप कोशिका को क्या करता है, सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, कौन, सेल वॉल। इसके बाद इट प्रोटेक्ट्स द पीएम, प्रोटेक्ट्स द पीएम, पीएम मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी सुरक्षा करता है, और यह कोशिका को सूखने से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ड्राई, ये कोशिका को सूखने से बचाता है। प्रोटेक्ट द सेल टू ड्राई, कोशिका। इस तरह से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में देखा था, जबकि सेल वॉल या कोशिका भित्ति किसमें देखा है, तो ये हमने प्लांट सेल में देखा है। अब हम लोग साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य जो है ये कोशिका जीव द्रव्य का, प्रोटोप्लाज्म का, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन विच मोर सेल ऑर्गेनेल्स एंड मिनरल्स इन कार्बनिक सब्सटेंसेस, इन कार्बनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक ट्रांसलूटेड एंड विस्कस पदार्थ होते हैं, चिपचिपा और गाढ़ा पदार्थ, पारभासी पदार्थ होते हैं, और जिसके अंदर बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और इसीलिए इनमें बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और हम एक एक करके उस सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स हम देखेंगे ईआर। ईआर सेल ऑर्गेनेल में पहला है ईआर, जिसका पूरा नाम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये केंद्रक से सटे जालीनुमा रचना के तरह होते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं। यदि इस पर राइबोसोम अगर राइबोसोम है तो वो RER रफ इंडोप्लाज्मिक, अगर राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने देखा होगा कि ये केंद्रक है और इस केंद्रक से इस तरह से, और अगर इस पे ये डॉट है तो ये राइबोसोम है, और राइबोसोम के कारण इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। और जहां राइबोसोम नहीं है उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, इसको RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बहुत मायने हैं। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका हमने देख लिया कि ये चिकनी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और रफ क्यों हुआ? क्योंकि उस पर राइबोसोम पाया जाता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। और इसके कौन कौन से कार्य है जो हम लोग देखेंगे। तो ये इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट फॉर्म्स द इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इनसाइड द सेल्स। यह कोशिकाओं के अंदर कई, ये यहाँ से लेके ये इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट इज ए ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटसाइड द बॉडी थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी यह अंतःकोशिकीय संचार का काम करते हैं, अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। इंटरनल सेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव पॉइंट से पूछे जाते हैं बच्चे, चाहे नीट हो या अन्य एग्जाम्पल में, कि विच सेल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इंटरनल सेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो ये क्या करते हैं? इंटरनल सेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। इंटरनल सेलुलर ट्रांसपोर्ट का यानी केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पदार्थों का आदान प्रदान का ये कार्य करते हैं। इसके अलावा SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भाग लेते हैं। SER जो है टेक पार्ट इन फैट एंड कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। ये क्या करते हैं? तो ये वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में SER भाग लेते हैं। ये प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। ये कोशिका द्रव को, साइटोप्लाज्म को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट, इससे अपने रूप में बने रहते हैं, उसमें श्रिंकिंग वगैरह नहीं होता, यानी कोशिका द्रव्य की यांत्रिक सहायता यह प्रदान करते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जेनेटिक मटेरियल्स के लिए पथ बनाते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल आने जाने के लिए पाथ प्रदान करते हैं। और RER जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण में ये मदद करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि राइबोसोम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। वसा SER वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करते हैं, कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अब हम लोग
अगले सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम को देखेंगे। राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है हमने देखा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है, और जिसके कारण राइबोसोम के कारण उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो हम लोग देखें राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, राइबोसोम क्या है? इट इज ए सेल ऑर्गेनिल। यह एक कोशिकांग है और जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखाई पड़ सकते हैं। लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से राइबोसोम को नहीं देखा जा सकता है। ये आर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पे होते हैं और गुच्छों में बने होते हैं, और राइबोसोम के गुच्छे को पोलीराइबोसोम या पोलीसोम्स कहते हैं। राइबोसोम से गुच्छे को पोलीसोम्स, पोलीसोम्स या पोलीराइबोसोम्स ये कहाँ पाए जाते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इसलिए इसको RER कहते हैं। और ये इनकी रचना जो है ये प्रोटीन और RNA के बने होते हैं, मेड फ्रॉम प्रोटीन एंड RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये के बने होते हैं। और इनका राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। इनका क्या फंक्शन है? तो इनका जो कार्य है राइबोसोम का, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि राइबोसोम का कौन से कार्य है, तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस इसका कार्य है। अब अगले सेल ऑर्गेनिल्स की हम बात करें, गोल्गी बॉडी क्या है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी काय, गोल्गी काय जिसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में, किसने किया था? कैमिलो गोल्गी। (1989) में उन्होंने खोज किया था। 1898 में, और इन्होंने जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में इसे गोल्गी नाम दिया, जबकि प्लांट सेल में इनका नाम हो जाता है डिप्टियोसोम, डिप्टियोसोम। यानी गोल्गी को प्लांट सेल में इसे डिप्टियोसोम कहा गया। ये केंद्रक के आसपास छड़नुमा मुड़ी हुई रचना होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने पर यह एक गुच्छे में, जिसमें सिस्टर्नी होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है गोल्गी का जो है देखने को मिलता है, और केंद्र के ऊपर जो है तो ये गोल्गी एपरेटस है, जिसमें ये वेसाइकल्स है, सिस्टर्नी है, वैक्यूल्स है। तो ये 3 पार्ट इसके बने होते हैं, और ये 3 पार्ट इसमें जो है, इसका जो मुख्य काम है वो ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संश्लेषित पदार्थों का संचयन, उसके अंदर लेना और उसको पैक करना, पैक कर कोशिका के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजना, यानी ये पैकेजिंग ऑर्गन है। इसका फंक्शन
ये पैकेजिंग सेल ऑर्गेनेल है। इस पे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज पैकेजिंग सेल ऑर्गेनेल। उसके बाद ये कोशिका के मुख्य स्रवन सिक्रीशन का काम करता है। कोशिका में सिक्रीशन का काम करता है, तो इसलिए ये सिक्रीटरी सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला मतलब पैकेजिंग सेल ऑर्गेनेल है। ईआर वगैरह जितने पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, ये संचयन कण, रूपांतरण कण और पैकिंग करने का काम करते हैं। ईआर के पदार्थों को संचयन लेकर के पैकिंग करते हैं और पैकिंग करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में भेजते हैं। इसीलिए इसको पैकेजिंग सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। इसको गोल्गी बॉडी को या गोल्गी एपरेटस को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, गोल्गी काय को। दूसरी बात है कि ये लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम एंड पेरिक्सोम। ये लाइसोसोम और पेरिक्सोम के निर्माण में मदद करते हैं। यानी लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। और डिफरेंट स्टेज में, विपरीत परिस्थितियों में ये शुगर को ग्लाइकोजेन में भी बदलता है। साथ साथ प्लांट सेल में यह एक सेल प्लेट का निर्माण करता है। तो गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898 और प्लांट में इसे डिक्यूसोम कहा गया। इसके तीन भाग है, वेसाइकल, सिस्टर्नी और वैक्यूल्स। इनका मुख्य काम है पैकेजिंग ऑर्गेन है। यानी जब ईआर अंतःप्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा पदार्थों का आते हैं तो उसको संचयन करते हैं, रूपांतरित करते हैं, पैकिंग करते हैं और डिफरेंट सेल के डिफरेंट भाग में भेजते हैं। इसीलिए इसे पैकेजिंग सेल ऑर्गेन कहा गया है। सेक्रेटरी सेल ऑर्गेन यानी कोशिका के लिए सिक्रीशन का काम करते हैं और इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड पेरिक्सोम। लाइसोसोम और पेरिक्सोम का ये निर्माण करते हैं। साथ साथ यह प्लांट सेल में सेल प्लेट का भी निर्माण करते हैं। अब हम लोग अगले सेल ऑर्गेनेल को करेंगे, उसका नाम है लाइसोसोम। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रायः इससे प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कि किस सेल ऑर्गेनेल को, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली से कौन से सेल ऑर्गेनेल जाने जाते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में हम लोग देखें। लाइसोसोम हिंदी में भी इसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डवे ने किया। क्रिश्चियन डी डवे। किसने किया? क्रिश्चियन डी डवे। क्रिश्चियन डी डवे ने इनकी खोज किया 1955 में। यह प्रश्न हो गया कि लाइसोसोम की खोज किसने किया। लाइसोसोम इट इज वेरी माइक्रो सेल ऑर्गेनेल एंड क्रिश्चियन डी डवे ने इसको खोज किया था। साथ ही ये छोटी छोटी वेसाइकिल्स के रूप में, इस तरह से सेल के अंदर जो है ये पाए जाते हैं और इनके अंदर उपापचय में सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स अपने कोशिका को पाचित करते हैं। अगर
ये एंजाइम्स किसी कारण बस इसकी दीवार अगर फट जाती है तो ये क्या करते हैं, पूरे सेल से कोशिका के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को ये पचा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सेल इससे मर जाता है। इसीलिए यानी क्वेश्चन बचता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। क्यों कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम में अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम से काम पचाना होता है, किसी कारणवश लाइसोसोम की दीवार जब फट जाती है तो उसके एंजाइम्स कोशिका के अंदर फैल जाते हैं और पूरे सेल ऑर्गेन को नष्ट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं और सेल की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। साथ ही लाइसोसोम पे और भी नाम है, इन्हें डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव बैग। क्यों, क्योंकि यह जैसे ही फटते हैं तो सबको पचा देते हैं। इसके अलावा भी इनका नाम है, एस्केवेंजर भी इनका नाम है, एस्केवेंजर यानी सफाई करने वाला भी नाम है। इसके अलावा इसका नाम है सेलुलर हाउसकीपर, सेलुलर हाउस कीपर। इसका नाम एक और है डिमोलिस स्क्वाड्स, डिमोलिस स्क्वाड्स। और एक नाम से जाना जाता है गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल। इसका मतलब लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग, स्कैवेंजर, सेलुलर हाउसकीपर, डिमोलिश स्क्वाड्स एंड गार्बेज डिस्पोजल। यानी आत्महत्या की थैली। देखिए कंपटीशन के व्यू से आपको हमेशा याद रखना है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स लाइसोसोम। लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। इसके क्या फंक्शन है, तो लाइसोसोम ये डाइजेस्ट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये डाइजेस्ट द बड़े अणुओं को क्या करते हैं, ये पचाने का काम करते हैं। एंड एक्सटर्नल मटेरियल कोई है, बाहर से कुछ ऐसे चीज सेल में आ जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, पचाते हैं और सेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये इट रिपेयर, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इट रिपेयर्स द सेल ऑर्गेनेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कोशिकांग में सेल ऑर्गेनेल्स में कोई टूट फूट होती है तो लाइसोसोम उसको रिपेयर करने का काम करता है, मरम्मत करने का काम करता है और कोशिका में रहता है। और उसकी आवश्यकता अनुसार अगर कोशिका कोई लगती है कि अब वो जीर्ण शीर्ण हो गया, मरने की से, तो कोशिका को नष्ट भी करता है। इट डिस्ट्रॉय द सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू नीड्स। तो जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार से ये कोशिका को नष्ट भी करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लाइसोसोम के अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम से पचाने का काम करते हैं। किसी कारण बस ये फट जाती है तो कोशिका को डैमेज मृत कर देते हैं, पचाकर नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, माइटोकॉन्ड्रिया को देखें।
तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए का जो स्पेशल फंक्शन है, पावर हाउस ऑफ द सेल उसे कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायः कंपटीशन में कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में भी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सेल में देखा होगा कि ये इस तरह की एक रचना है, तो डबल मेम्ब्रेनस है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर हमने देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ये इंटरनल मेम्ब्रेन है। इसमें सब्सटेंस होते हैं। इसमें एक उभार निकला हुआ है इसकी इंटरनल, जिसको क्रिस्टी, सलाई की माचिस की तीली क्रिस्टी कहते हैं। ये डिफरेंट शेप्स में हो सकते हैं, कि स्फेरिकल भी हो, रॉड शेपेड हो। तो इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म अकर्स इनसाइड द cytoplasm and it is scattered in the cytoplasm. It is rod shaped, cylindrical, granule shaped, spherical and generally ये प्लांट सेल में इनकी संख्या कम होती है, बट इन एनिमल सेल इट मे बी मोर देन 1000, मोर देन इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल स्टैग्नेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, मूवमेंट्स होता है, लोकोमोशन होता है और उसमें एनर्जी की अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ एनर्जी निकलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर्ड होते हैं। हमने देखा ये इसके एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, इंटरनल मेम्ब्रेन है, इंटरनल चैम्बर्स है और इसके अंदर एक इंटरनल मेम्ब्रेन मूव करके एक क्रिस्टी, जो सलाई की तीली के समान ये रचना दिखाई पड़ रही है। इसमें अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। सेल्फ डीएनए एंड राइबोसोम उसके होते हैं। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स के चलते भोजन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा था फूड के वीडियोज में कि ग्लाइकोलाइसिस होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्रेब्स साइकिल जो होता है, क्रेब्स साइकिल, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसमें जब भोजन जाते हैं तो फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। C6H12O6 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है सेल के अंदर। और वहाँ ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी निकलती है। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि किस कोशिकांग को ऊर्जा गृह कहते हैं। किस कोशिकांग को ऊर्जा गृह कहते हैं? इन इंग्लिश में विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? अब इसे बोर्ड के में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्क्रिप्शन में तो आपका जवाब होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंतःकोशिकीय संपन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और भोजन उसी के अंदर
फाइनल ग्लूकोज के अणु यानी C6H12O6 का फाइनल ऑक्सीडेशन होता है और 838 एटीपी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी भोजन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है और ऊर्जा निकलती है। और वह ऊर्जा किस रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में निकलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलते हैं, जिसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है एटीपी को। तो इसीलिए क्योंकि ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही निकलती है भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के फलस्वरूप, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिकीय ऊर्जागिरी। हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिकीय ऊर्जागिरी, कोशिकीय। तो ये कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इससे कौन कौन से फंक्शन होंगे? तो मैंने पहला फंक्शन देख लिया कि इट लिबरेट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, फुल्ली एंड फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू द क्रेब्स साइकिल, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी कहते हैं। पहला काम है ऊर्जा का, यानी भोजन का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा, यह एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करता है, इसको एनर्जी का, और क्रिस्टी के अंदर झिल्ली का सरफेस का क्षेत्र ये बढ़ाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स हमने देखा। अब हम लोग प्लास्टिड की बात करें। आपने देख लिया बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसे ऊर्जागिरी कोशिकीय ऊर्जागिरी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ये जंतु कोशिका में किस्म में पादप कोशिका से ज्यादा पाए जाते हैं। लगभग 1000 से अधिक की संख्या होती है। इसका भी कारण है जंतु कोशिका में क्यों अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि जंतु अधिक मूवमेंट करते हैं। जंतु में एनर्जी का रिक्वायरमेंट प्लांट का से अधिक होती है, क्विक होते हैं, इसीलिए इसमें। अब हम लोग बात करें प्लास्टिड्स। जिसे हम हिंदी में लवक कहते हैं, लवक या प्लास्टिड। प्लास्टिड्स जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, हमने एनिमल सेल में नहीं देखा है। किसे पाया जाता है? प्लांट सेल में ओनली। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और कोशिका द्रव में चारों ओर यह फैले होते हैं। साइटोप्लाज्म में ये डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, स्टार शेपेड हो सकते हैं, फ्लैट शेपेड होते हैं, वाइल्ड शेपेड हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। पहला हमने देखा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में हम कहते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक। इस तरह से 3 प्रकार के होते हैं और इसी की उपस्थिति के कारण प्लांट्स का कलर का पता चलता है। तो ल्यूकोप्लास्ट में अवर्णी लवक, इसमें कोई रंग नहीं होता, अवर्णी, और ये प्रायः रूट्स में पाए जाते हैं। प्लांट के कहाँ पाए जाते हैं? रूट्स में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रूट्स में और सीड्स में। फ्रूट्स और सीड का रंग जो है, जो रंगीन होता है, वो क्रोमोप्लास्ट। और हरित लवक आपने देखा है लीव्स,
एंड स्टेम में पाया जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। बीज का रंग होना ये क्रोमोप्लास्ट के कारण, और रूट्स में कोई रंग नहीं होता है, जिसके कारण जो है ये, तो इसका मतलब यह है कि इसकी संरचना जो है अब हमें जानना है। तो क्लोरोप्लास्ट, जिसे फोटोसिंथेसिस में बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है, और इसके अंदर जो है ल्यूकोप्लास्ट जो रूट में पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट फूल और बीज में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने देखा है जब प्लांट सेल का बनाया था तो इस तरह से जो ये है, ये हमने प्लास्टिक्स का पिक्चर इसमें हमने देखा था, और इसके अंदर हमने देखा कि एक डबल लेयर्ड ये झिल्ली है, ये डबल लेयर्ड झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है, डबल लेयर्ड झिल्ली है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, और इसके साथ साथ इसके अंदर ये पार्ट जो एस्ट्रोमा है, इसके खाली पार्ट को इसको एस्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें ग्रेनम लैमेली, ये प्लेट जो है ये ग्रेनम लैमेली इसके, और साथ ही ये एस्ट्रोमा लैमेली जो है, ये एस्ट्रोमा लैमेली है। यही ग्रेनम लैमेली में जो है लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, जिसके कारण जो है इस तरह से हमने देखा कि मेम्ब्रेनस में हमने एस्ट्रोमा लैमेली और एस्ट्रोमा लैमेली के बीच में जो चैप्टी तरह के थाइलोक्वाइड्स होते हैं, और एक प्लास्टिड्स में या क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं, और इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। डीएनए और राइबोसोम्स इसी के अंदर पाए जाते हैं, और फोटोसिंथेसिस का काम भी इसी के अंदर संपन्न होता है। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं अन्य ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो गया और क्लोरोप्लास्ट, अब हम लोग वैक्यूल्स और भी देखे हैं। वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स क्या होता है? तो वैक्यूल्स का मतलब रिक्तिका, वैक्यूल्स का मतलब होता है रिक्तिका। ये कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म है? वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स। तो कोशिका में वैक्यूल्स चारों ओर झिल्ली से, एक्टोनोप्लास्ट झिल्ली से जुड़ा होता है, और ये प्लांट सेल में अधिक होता है। किसमें अधिक होता है? प्लांट सेल में ये अधिक होता है। और प्लांट सेल में अधिक होने का क्या कारण है? तो प्लांट सेल ग्रो, वृद्धि बड़ी तीव्र गति से करते हैं, और जितने तीव्र गति से वो वृद्धि करते हैं उस हिसाब से जीव द्रव्य का निर्माण नहीं होता है, तो खाली स्पेस बन जाता है। और ये खाली स्पेस में क्या होता है कि ये वैक्यूल्स का, जैसे हमने ये प्लांट सेल ये देखा, तो इस तरह से हमने ये वैक्यूल्स देखा। क्या देखा? वैक्यूल्स। एनिमल सेल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसका कारण यही है कि प्लांट पादप जितने तीव्र गति से ग्रो करते हैं उतने तीव्र गति से उसमें जीव द्रव्य का निर्माण नहीं हो पाता है, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है, इसी में गैप बन जाता है, खाली जगह बन जाता है, जिसको रिक्तिका कहते हैं। और रिक्तिका का काम आपने देखा होगा कि अमीबा वगैरह में जो रिक्तिका फूड वैक्यूल्स में बन जाते हैं और वो डाइजेशन का काम करते हैं। इस तरह से ये कोशिका द्रव्य में को मेंटेन करते हैं, वाटर बैलेंस का काम करते हैं एनिमल सेल में, और पादप में जो है ये टर्गिडिटी और कठोरता प्रदान करते हैं। प्लांट्स में क्या करते हैं?
एनिमल में ये क्या करते हैं, वैक्यूल्स वाटर बैलेंस का काम करते हैं, वाटर बैलेंस का काम करते हैं, जबकि प्लांट सेल में टर्बिडिटी देते हैं। उसको स्फूर्ति बनाए उसमें रखते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा भी हमने देखा कि सेंट्रोसोम जो है एक रचना है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जिसे हिंदी में कहते हैं ताराकाय, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, हमने देखा था कि न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से ये सेंट्रोसोम पाया गया था, सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के ऊपर पाए जाते हैं। और ये सेंट्रोसोम जो है खास करके सेल डिवीजन के समय बहुत मदद करते हैं और फ्लैगेला सिलिया के निर्माण में भी यह लोकोमोशन का काम करते हैं। तो इस तरह से सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, पादप कोशिका पाते हैं। और ये सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन के समय इनका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सेंट्रियोल्स में बच जाते हैं, डिफरेंट पोल्स पे चले जाते हैं जहां से वो सेंट्रोसोम को, क्रोमोसोम्स को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है जो कोशिका विभाजन के समय जो बहुत मदद करते हैं। और सेंट्रियोल फ्लैगेला वगैरह के निर्माण में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बड़े महत्वपूर्ण चीज है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल में, और ये फ्लैगेला सिलिया वगैरह के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम लोग बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक जो है न्यूक्लियस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेल ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल कितने महत्वपूर्ण है, खास करके माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर सेल का, लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली कहें, गॉली को पैकेजिंग ऑर्गन या सेक्रेटरी ऑर्गन कहा गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंटरनल सेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कहा गया। इस तरह से हमने जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें आत्मसात और याद रखनी है बोर्ड मोड के ख्याल से भी। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।